आगे खमेनेई का सरेंडर। परमाणु कार्यक्रम से ईरान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील मिले तो उसके बदले ईरान भी नियम मानने के लिए तैयार है। कमाल है साहब, क्या बात है। ऐसे में ही गुड मॉर्निंग कहने का दिल करता है। बहुत बढ़िया। अचानक आप पता नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा सर, वो कौन सा वृक्ष है बरगद का, ईरान में कहीं है तो देखना पड़ेगा, जहां अचानक ये समाधि में गए होंगे और उसके बाद इनको ख्याल आया होगा कि चलो ईरान की इतनी दुर्गत करा दी, सब करा दिया, उसके बाद कह रहे हैं अगर वो सैंक्शंस पे विचार करें तो हम भी अपना रवैया लेकिन इसमें दिनेश हमारा भी हित है। हाँ, अगर वो इनके वजह से सैंक्शन हटता है हम भी इनका तेल ले लेंगे। हाँ, हमें भी तो तेल चाहिए। सही बात। तेल के लिए एक और कंट्री बन जाएगी। वेनेजुएला भी कोई थोड़ी बात मान ले तो वहां से भी थोड़ा तेल मिल जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर ये जो रीबैलेंसिंग और रीसाइजिंग हो रही है ग्लोबल, उसमें इन्होंने ये बात ऐसी की है जिसका मैं एक तरीके से स्वागत करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब इनको समझ में आ गया है कि काम नहीं चलेगा। मतलब ये जो कहा जाता है रशिया के साथ, देखिए जोड़िए, रशिया की ट्रम्प के साथ जो चल रही है जोड़ तोड़ और सांठगांठ ऐसी लग रही है कि पक्की बन गई है। तो ईरान ने कहा अब मौका आ गया, अब मौका आ गया है, अब मैं थोड़ा नेगोशिएट कर सकता हूं। नहीं, लेकिन सर एक चीज और है, मुझको ये लगता है कि जो कहा जाता है कि सैंक्शंस जो हैं उनके अगर बहुत दिनों तक लगा दिए जाएं तो उसके साथ भी मुल्क रहना सीख लेते हैं। देख लीजिए ईरान को, देख लीजिए रशिया को, लेकिन ऐसा नहीं है सर, उसका कहीं तो असर होता है। इसीलिए हाँ, बहुत बड़ा असर है। देखिए इनके पूरे एसेट फ्रीज हुए हैं, ऐसे फ्रीज हैं। वो चाहते हैं $300 बिलियन रशिया का फ्रीज है, वो भी पुतिन ने वहाँ कर लिया डील कि वो छोड़ा जाएगा। इनके ज़्यादा हैं, $700 बिलियन के आसपास का है इनका फ्रीज किया हुआ। इसके अलावा वो पहले की, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी अमेरिका और इसके बीच में, इसराइल के साथ भी दोस्ती थी। आज जो बात हो रही है, केवल मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो 6 लड़ाइयों की बात हो रही है ना, उसमें इराक और इसराइल की भी लड़ाई का एक है। छठा ये है, ये माला वही है कि हमने यहाँ पर शांति करा दी, वो भी है। छठा ये है, और 7वां हो जाएगा आपका यूक्रेन और रशिया, वो भी है। उन्होंने पहले अपना क्रेडेंशियल रखा, सीवी रखा कि देखिए 6 करा चुका हूँ, 7वां मैं करा लूंगा। नगोर्नो कराबाख इसके ऊपर है। धमकी भी दी कि अगर आप बात नहीं माने फिर समझिए। नहीं, लेकिन उस तरह का मुझको याद आता है सर, कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करते थे और जाके वो एग्जाम नोट शीट पे कुछ लिख के आ जाते थे, फिर वो नंबर जोड़ रहे होते थे। नहीं, इसमें ठीक है वो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ तो लिखा है, इसका आधा नंबर तो दे ही देगा। इस तरीके से मुझको लगता है ये पीस, नोबेल पीस के लिए भी इसी तरीके से जोड़ रहे हैं। अगली खबर देखिए, बीजिंग में विनाशक हथियारों की परेड, सैन्य परेड रिहर्सल में हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर टैंक, ड्रोन शामिल। YJ सीरीज की एंटी शिप मिसाइलें भी दिखाई गई। चीन बीच बीच में सर अपने फैंग्स दिखा देता है। ये शिप वाले एंटी शिप मिसाइल, वाई सीरीज जो कहलाती है इनकी। और वाई सीरीज में ये अभी क्या, ये इनका दूसरा विक्ट्री परेड है बाय द वे। ये 70th में इन्होंने पहला मनाया था, जब 70th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये 3 सितंबर मान के चलते हैं। 2 सितंबर को जापानीज ने सरेंडर किया था फॉर्मली इन 1945, वहां से ये रिलेट करते हैं। अच्छा। तो ये 80th है और 80th को ये मान के चलते हैं कि 80th में सेकेंड ही है, ऐसा नहीं कि हर साल करते हैं। और उसमें इन्होंने जो कुछ दिखाया है, अब वाई सीरीज का खुल के आ रहा है। वाई सीरीज जो वाई 17 की बात हो रही है, ये अगर आप इसका ब्रोशर पढ़ें जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, वो खतरनाक। तो चारण और भाट के बारे में जैसे आप सुनते हैं ना कि पहले राजा महाराजाओं के बारे में वो जो करते थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, उसी तरीके से ये चाइना के ब्रोशर होते हैं, जिसमें आप हथियारों के विषय में पढ़ लेंगे, आपको लगेगा चाइना के सामने कहाँ टिकेगा कोई, अमेरिका को भूल जाना चाहिए, सरेंडर कर देने, ट्रम्प को यूं करके आना चाहिए शी जिनपिंग के सामने। लेकिन वो वहीं तक होता। सर ये शुन तzu की जो फिलॉसफी है, वो कहती है बगैर युद्ध लड़े तुम जीत जाओ। तो उसमें बीच बीच में आपको अपने जहर वाले दांत दिखाने पड़ते हैं। दिखाने पड़ते हैं। आपने देखा ना 17 वेट एंड सी, आप PL-15 मार देंगे तो वो गलती हो गया। 81% जो दे दी है वो सारे फेल हो गए। अदरवाइज इनकी नेवी क्यों भाग गई? उन्होंने तो उनको बोला ना कि सबमरीन भी दिए हैं, 4 तो आप कल बता रहे थे, 10 और देंगे, 3 आ गया है, 10 और आएगा आसपास। उन्होंने फ्रिगेट दे रखा है, पूरा फ्रिगेट। क्यों भागे? उनको पता है ये सब नहीं चलेगा। और ये तो हम लोग ने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में एक्चुअली फिजिकली मैं देखा है। मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूँ लंबे समय तक, नॉर्दर्न बॉर्डर का पूरा देखा है। इनकी काबिलियत क्या है, ये सिगरेट पीने वाले और रेड
यू नो बीच में बियर पीते आधे घंटे में चाहिए इनको। ये क्या लड़ाई लड़े? हाँ, तो ये आप जनरल सामने बिल्कुल नहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये है एक्चुअल है, कॉन्स्क्रिप्ट है। परेड में दिखा सकते हैं ना। हाँ, परेड में तो बहुत भाई देखिए कितना परेड में तो इतना आपने देखा YJ-17 का हाइपरसोनिक है, ठीक है, उसके बाद ग्लाइड करेगा, सब कुछ है इसके अंदर जो आप चाहेंगे कि आपकी मिसाइल में हो। तो मैंने जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मैंने कहा भाई ब्रोशर बड़ा तगड़ा है। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होगा जब ये कोई खरीदने जाए इनसे तो ये बोलेंगे हाँ ये सब है, और साथ में हमेशा डिस्काउंट पे देते हैं, पाकिस्तानियों को हमेशा डिस्काउंट पे देते हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ध्यान से चलाना। और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात किया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्क ईगल मिसाइल की तैनाती हुई। अमेरिकी डार्क ईगल को पहली बार विदेश में तैनात किया गया है। अब डार्क ईगल मिसाइल की रेंज में चीन का बड़ा समुद्री इलाका है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की एक बड़ी खतरनाक मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। वो डिप्लॉय क्यों किया गया है? ताकि चाइना जो साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता रहता है उस पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। डार्क ईगल उसी का मैच है YJ-17 का। अच्छा, उसका मैच है क्या सर? मैच है। अच्छा उसी का मैच है, लगाया गया है। अच्छा। तब उन्होंने YJ-17 को अपने विक्ट्री परेड में दिखाया है। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी है। है सब कुछ है। आप चिंता नहीं करें, माल सब है। तो ये सर ये पोस्चरिंग जो है, ये तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये है, ये महाशक्तियों की पोस्चरिंग क्या दुनिया को किसी दिन खतरे में डाल सकती है? नहीं। देखिए, इसमें डार्क ईगल के बारे में ये जो एक चीज़ है इसको कहते हैं नॉन एक्सेस है एंड एरिया डिनायल। तो ये बहुत डेंजरस है। ये एरिया डिनायल जो कि रणनीति है, चाइना की एक डिक्लेयर्ड रणनीति है कि हम अपने एरिया को डिनाई करेंगे। डार्क ईगल उसको हाइपरसोनिक है, 2777 ऐसे ही कुछ है, 2777 किलोमीटर की इसकी रेंज, पूरे जत पे आता है। और एरिया डिनायल की जो बात करते हैं उसकी पूरी रणनीति को इसने तोड़ दिया है। तो यदि मारेंगे तो अमेरिका को मारेंगे वो, ये तो ऑस्ट्रेलिया है ना, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। यदि आप बोलेगा उसका वेस्ट कोस्ट भी जाइए तो गुआम को भी यदि मारना चाहेंगे तो कहाँ मारेंगे? दिक्कत वो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो लगा दिया और उनको एक फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। ऑकस बनाया ना, ऑकस का हिस्सा ही है जो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका का हिस्सा है। नाटो को ये लाना चाहते थे, नाटो नहीं है तो ऑकस बना दी, वार्ड तो चला नहीं। तो है तो डेंजरस, चाइना के कान तो खड़े, पैर की जमीन तो निकली। तो ये एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल ये लगभग समझ लीजिए वैसे कि ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना, आओगे तो मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा। एरिया को एरिया पूरा एरिया, और साउथ चाइना दिल्ली है पूरे के पूरे एरिया को। हाँ, एरिया डिनाइल है कि जब इन वेपन्स की बात आती है रॉकेटरी की तो नथिंग टू बीट इंडिया, नहीं रशिया। अच्छा, नथिंग टू बीट रशिया। ये अगर 5+ चलती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 6+ चलती हैं, वो 20+ चलती हैं। वहाँ जाके इनका मामला समाप्त हो जाता है, वहाँ से वो शुरू करते हैं। इसीलिए उनके साथ जो मुलाकात होती है प्रेम पूर्वक होती है। अच्छा, आप प्रेम बढ़ाने के लिए स्पीड ज्यादा रखिए, रेंज ज्यादा रखिए। आर्सेनिक की बात बाराबोस ने अभी छोड़ा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, असल में ट्रंप अब जिस तरीके से पीस की बात कर रहे हैं, वैसे में प्रेम की परिभाषा भी बदल के अब ये वाला प्रेम हो जाना चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं। जब इतना पीस की बातें ट्रंप कर रहे हैं तो फिर प्रेम भी अब वो प्रेम हो जाना चाहिए जिसमें मिसाइलें आपस में जाकर टकराती हैं। और ताइवान